हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नीट है वो सिर्फ 50 दिन दूर रह गया है। ठीक है। आपके दिलों की धड़कन एकदम तेज होती जा रही होगी जैसे जैसे दिन पास कर रहा है। ठीक है। एंजाइटी बढ़ रहा होगा और प्रेशर हो रहा होगा, पेल्पिटेशंस हो रही होंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी बढ़ती रहती है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत नॉर्मल है। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो मेरे साथ भी यही हो रहा होता। और इवन जो टॉपर बच्चा होता उसके साथ भी यही होता है, सबके साथ यही चीज होती इतने टाइम। ठीक है। समझ नहीं आता सर क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या टाइम टेबल बनाएं, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी आखिरी के 50 दिनों में। तो उन्हीं सब चीजों के लिए मैं आया हूं आपके पास एक छोटा सा सेशन लेके। बहुत बड़ा नहीं होने वाला, 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें आपने करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, और एक दो चीजें और मैंने आपको बतानी है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि नीट 50 दिन बाद है। आप सभी लोगों ने फॉर्म वॉर्म सब कुछ भर लिए हैं। ठीक है। आप रेडी हो, ठीक है ना, नीट का पेपर देने के लिए। लेकिन सर, आप क्या एक्चुअल में मेंटली रेडी हो, यह बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। अब सर, मेंटली रेडी होने का मतलब क्या है? देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उतने टाइम वो कई चीजों को मिस कर देते हैं। जैसे कि जब भी वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट की आके एनालिसिस नहीं करते। ठीक है। एनालिसिस ना करने का मतलब क्या होता है कि सर, जैसे उन्होंने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट दिया उन्होंने, तो जब उन्होंने टेस्ट दिया तो टेस्ट को वापस घर पे आके देखा ही नहीं उन्होंने कि कितने सवाल उनसे नहीं बने, और जो नहीं बने उनके पीछे रीजन क्या था। समझ आ रही बात? ठीक है। उनके पीछे रीजन क्या था जो नहीं बने? क्या उनसे सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है, या उनको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, या उनको क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा, हवा नहीं लगी। तो ये चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्या होती है? एनालिसिस। ठीक है। टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है करनी भाई। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आप सेम चीज बार बार गलत करोगे। मैं लिख के दे रहा हूं। कई बच्चे बोलते हैं ना सर, हमारे हैं ना आप 650 के नंबर के पास नंबर अटक गए हैं, हमारे 630 के पास नंबर अटक गए हैं, 570 580 नंबर बढ़ ही नहीं रहे। अबे रीजन यही है कि तो घर पे आके टेस्ट पेपर की एनालिसिस ही नहीं करता। मैं अपने टाइम पर, बेटा, अगर 3 घंटे का पेपर देके आता था तो घर पे आके 1.5 2 घंटे टेस्ट पेपर की एनालिसिस करता था कि भाई मेरे से अगर ये सवाल हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था मेरे से ये सवाल नहीं हुआ। लेकिन यहां पे क्या करती है जनता? सर, क्योंकि मास्टर लोगों ने बोला हुआ, इधर उधर से सुन रखा है कि भाई साहब, नीट की तैयारी से पहले 100 टेस्ट देने हैं, 200 टेस्ट देने, 300 टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट दे दिए। ठीक, टेस्ट दे दिए बस। लेकिन भाई साहब, सिर्फ टेस्ट देना अपना गोल नहीं है, उसके बाद एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूं, टेस्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रैंक अच्छी चाहिए, अगर आपको रैंक वैंक से मतलब नहीं, सिर्फ सिलेक्शन विलेक्शन करना है कि ठीक है हो जाए, तो चलो बात की बात है। लेकिन आपको चाहिए कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप पहुंचे, तो आपको यह चीज बहुत जरूरी है। ठीक है ना? टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप एनालिसिस जरूर करें, किसका? सर, टेस्ट का। क्लियर? दूसरी चीज, सर क्या, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से जरूर पढ़ने का रखें जिस हिसाब से आपका नीट का एग्जाम होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, नीट का जो एग्जाम होता है वो 2 से लेकर 5 बजे तक होता है। ठीक है। तो आप जब भी टेस्ट दो बेटा, जब भी टेस्ट दो, ठीक है, तो उस टेस्ट को आप 2 से लेकर 5 बजे तक दो। आप अपने पास 50 दिन है, 50 दिन में आप कोशिश करो 20 से 30 टेस्ट दे डालो। ठीक है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही अपना अप्रैल का महीना चढ़ता है, अभी अप्रैल का महीना शुरू नहीं हुआ, जैसे अपना अप्रैल का महीना चढ़ता, प्लीज आप हर दिन एक टेस्ट दो। ठीक है। और आपने टेस्ट की वो जो टाइमिंग रखनी है, टेस्ट टाइमिंग रखनी है, ठीक है ना, वो बेस्ट रहेगी कि अगर आप 2 से 5 वाली रखो, 2 to 5 PM। सर, इसका फायदा क्या है? क्योंकि देखो, आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना, वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं सर, जब हम लोग
सुबह सुबह उठने की कोशिश करते हो तो स्टार्टिंग में नहीं उठा जाता हमसे, लेकिन जब हम लोग 3-4 दिन सेम टाइम पे उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमको फिर अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बॉडी अपने आप ही सुबह 7 बजे उठना शुरू कर देती, सुबह 6 बजे उठना शुरू कर देती, नींद खुल जाती है। सेम चीज अपने पास यहां पर भी होती है। अगर आप रोज जब भी टेस्ट देते हो, मैं ये नहीं कहता रोज, आप जब भी टेस्ट देते हो, अगर आप टेस्ट 2 से लेकर 5 बजे के बीच में दोगे, जो कि नीट का टाइम होता है, जितने टाइम नीट का पेपर होता है, ठीक है ना, ये 3 घंटे दोगे, तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना, जो आपका माइंड है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। देखो मैं बात भी किसके कर रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर की। क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो टेस्ट के लिए? हमको लगता है हम नीट रेडी हैं, लेकिन एक्चुअल हम लोग नीट रेडी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को प्रिपेयर करवाना कि सर 2 से लेकर 5 बजे तक सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे अपना दिमाग। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। वरना कई बच्चे क्या करते हैं, सर 2 से 5 के बीच में तो लोग सोने का टाइम होता है यार इंडिया में। आपने देखा होगा हमारे माता पिता 2 से 5 बजे के बीच में सो रहे होते हैं, खाना पीना खा के लेट जाते हैं, सोते हैं। ठीक है, कहीं आप भी तो ये काम नहीं कर रहे हैं क्या? आप भी तो 2 से लेकर 5 बजे के बीच में सो तो नहीं रहे हैं? बेटा अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हमको 2 से 5 के बीच में, आज से आप लिख लो कहीं पर कि हमको 2 से 5 के बीच में कभी भी नहीं सोना। और जितने भी टेस्ट देने हैं कोशिश करनी है कि 2 से 5 के बीच में ही देने। हो सकता है कई बार टेस्ट 2 से 5 के बीच में नहीं दे पाओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि 2 से 5 के बीच में ही देने, लेकिन कोशिश करो कि 2 से 5 के बीच में ही टेस्ट को दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ताकि आपकी बॉडी क्लॉक बन जाए। और प्लीज 2 से 5 के बीच में दोपहर में कभी भी सोना नहीं है, ठीक है? समझ में आ रही बात? तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज क्या? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भाई। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देख बेटा, होता क्या है कि हर साल की कहानी है, हर साल की कहानी है कि बच्चा पूरे साल पढ़ तो लेता है, फिजिक्स भी पढ़ लेता है, केमिस्ट्री पढ़ लेता है, बायो भी पढ़ लेता है, ठीक है। अब आपको पता है कि सर सिलेबस थोड़ा बहुत तो है नहीं। फिजिक्स में देखोगे तो 11th-12th मिला के 30 चैप्टर हैं, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में भी होंगे, वैसे ही बायो में भी होंगे, ठीक है। तो जब आप आखिरी में रिवाइज करने जाते हो, ठीक, तो आप बैठ के पूरे नोट्स तो टीचर के पढ़ नहीं सकते कि सर नहीं स्टार्टिंग से नोट्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्या आप ये कर सकते हो बैठ के? नहीं सर, नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है इतना यार। है क्या टाइम? नहीं है। तो अपने पास उतने टाइम क्या आते हैं काम? शॉर्ट नोट्स। प्लीज अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब आपका पेपर होगा, जिस दिन आपका नीट का पेपर होगा, संडे को होगा, उससे 3-4 दिन पहले आप एक बार तो गो थ्रू करोगे ना सबसे। तो उतने टाइम शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करोगे, बैठ के कॉपी नहीं खोलोगे, ठीक है? तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास पहला चैप्टर अपने पास काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में गए तो सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप, मुझे पता है सर v इक्वल टू यू प्लस एटी मुझे पता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मुझे पता है। तो इनके शॉर्ट नोट्स मत बनाना यार, जो चीज पता उनके शॉर्ट नोट्स क्यों बताने यार? ये तो 9th क्लास से पता है। जो चीज पता वो थोड़े ना फॉर्मूले में लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब सच में क्रिस्प होनी चाहिए एकदम, ठीक है। जो चीज पता है उसको नहीं लिखनी है कि सर न्यूटन एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अरे ये चीज तो पता ही होगी यार, इसको थोड़ी ना शॉर्ट नोट्स में डालना है। शॉर्ट नोट्स में वाली चीजें डालनी है जो कि ऐसा लगता कि हमें भूल जाएंगे। अब हर बच्चे का सर भूलने और याद रखने का सबका अलग अलग होता है, तो मैं ऐसे कुछ फिक्स नहीं कह सकता कि सर आप ये शॉर्ट नोट्स में लिख लो या ये मत लिखो। हर बच्चे का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो प्लीज अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स जरूर बना लो, वो चीजें जरूर मेंशन कर लो शॉर्ट नोट्स के अंदर जो चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है। जो चीज आपको याद रहती है प्लीज मत करना, फालतू में शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रहने देना, ठीक। चलो अब सर जो फोर्थ पॉइंट है अपने पास वो क्या है कि प्लीज इतने टाइम अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखो, ठीक है ना। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। देखो आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है। चाहे आप ड्रॉपर्स में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस हो चुका है। तो प्लीज अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखो, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो अपने पास स्नैपचैट है। प्लीज सबसे अपने आप को दूर रखो। अपने आप को अपने
उन लोगों की सराउंडिंग में रखो जो कि आपके लेवल को मैच कर रहे हैं। आपको लेवल को मैच करने का मतलब कि आप जैसे ही हैं पढ़ाई में, ठीक है, और जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर हम गधे, तो सर मेरा दोस्त भी गधा, तो हम, ऐसी बात नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है ना। आप उन लोगों को अपना सराउंडिंग में रखो इस वक्त जो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए नीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई एक दोस्त है सर, दूसरा दोस्त के साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि सर दोनों दोस्त गधे हैं, नहीं भाई, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो आपकी इतने टाइम सराउंडिंग बहुत मैटर करेगी कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो। जब आप फोन करोगे तो सामने वाला इंसान कौन है जिससे आप बात कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। सामने वाला इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, या कह रहा है कि यार मेरे से नहीं हो रहा भाई, या पूरा टाइम यही बोलता रहा यार मेरे से तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता यार नीट होगा। इन जैसे इंसानों से प्लीज दूर रहो। कोई इंसान ठीक है ना, अगर फोन पे ये सब बातें कर रहा है यार मुझे नहीं लगता मेरा नीट इस बार होगा, या कुछ ऐसा टाइप का नेगेटिव कुछ भी आपको दे रहा, प्लीज, भले वो अपने लिए बोल रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं वो अपने लिए बोल रहा है, वो अगर आप सुनोगे ना तो आपके मन में भी वो चीज आएगी। तो प्लीज अपने आप को उनसे भी दूर रखो। अपनी संगति केवल उनके साथ रखो जो इस वक्त पॉजिटिव है। जैसे कि आप पेरेंट्स से बात करते हो, आपके पेरेंट्स तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं ना, यार नहीं कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा इस बार। तो प्लीज कोशिश करो अपने पेरेंट्स के बीच में रहो, अपने भाई बहन, ठीक है, उनके साथ रहो। और अगर आपके दोस्त भी हैं तो उन दोस्तों के साथ करो जो कि अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। भले आपके वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है, तब भी आप उनसे बातचीत कर लो, क्योंकि आपको उनसे पॉजिटिविटी ही मिलती है, ठीक है ना। एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि अच्छा यार वो कर रहा तो मेरे को भी करना है। क्लियर है। अभी के लिए इन 50 दिन के लिए प्लीज अपने दोस्तों को साइड रखो, ठीक है। उन दोस्तों को खासकर साइड रखो जो कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, या अगर वो नीचे खींचने की भी कोशिश नहीं करते हैं तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर। चल, तो सोशल मीडिया से दूर रहना भाई, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना प्लीज। इतने टाइम कोई भी क्या ट्रेंड में आ रहा है, कौन सी रील ट्रेंड में आ रही है, प्लीज देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं इवन ये भी मत देखो भाई साहब कहां पे क्या चल रहा है, ठीक है, किसकी क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन आ गया कौन आ गया, कौन सी नई मूवी आ रही, कोई मतलब नहीं। 50 दिन का मतलब भाई साहब एकदम, आप ये समझो कि अपन को ऐसे मतलब गधा घोड़ा बन के पढ़ाई करनी है, ठीक है, कि मतलब ऐसी पढ़ाई कर दो, ऐसी पढ़ाई कर दो कि भाई साहब भगवान को भी एक बार देख के लगे कि अगर मैंने इसको नीट नहीं क्रैक करवाया तो भाई साहब लोग मुझ में मानना बंद कर देंगे। समझ लग रही बात? और एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो भी मेहनत करते हो उसका जो फल है वो घूम फिर के आपको मिलता ही मिलता है। कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने कभी कभी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, मेरे को उतने टाइम उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिला ना, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि भाई साहब उसका रिजल्ट इतनी देर बाद मिलेगा, और जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना बढ़िया मिलेगा। तो तब मुंह से निकलता है यार जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो प्लीज हार्ड वर्क पे हमेशा विश्वास रखना, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है कभी लाइफ में रही, ठीक है, मैं सिर्फ आज जो भी हूं हार्ड वर्क के भरोसे हूं, और जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा हूं लाइफ में वो हार्ड वर्क के भरोसे ही कर रहा हूं, ठीक है। किस्मत ने ऐसा मेरा साथ कभी दिया नहीं है, इतनी बढ़िया किस्मत है नहीं। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि प्लीज किस्मत के भरोसे तो मत रहो, अपने हार्ड वर्क के भरोसे रहो, वो हमेशा साथ रहता है, ठीक है। चलो, तो ये डूज वाली चीजें ये प्लीज एक बार आप ध्यान में रखना, ठीक है। डोंट में क्या है सर, जो डूज है उसके अपोजिट ही डोंट रहते हैं। अब डोंट में कुछ चीजें आपको जैसे कि करनी है, वो क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो सर, डोंट में सबसे पहले रिवाइज करने का तरीका देखो। कई बच्चे क्या करते हैं जब रिवाइज करते हैं ना, तो कैसे करते हैं कि सर पहले फिजिक्स पूरी रिवाइज कर ली, फिर केमिस्ट्री पूरी रिवाइज कर ली, फिर बायो पूरी रिवाइज कर ली। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ रिवाइजिंग एनी सब्जेक्ट फॉर कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन के लिए आप अगर इस मेथड से आप रिवीजन कर रहे हो तो सबसे बेकार मेथड है ये। सर क्यों बेकार है? क्योंकि देखो, चलो बेटा आपने फिजिक्स रिवाइज कर ली,
जब आप केमिस्ट्री रिवाइज करोगे ना, और जब केमिस्ट्री रिवाइज करते करते एंड में पहुंचे तो फिजिक्स आप भूलने लग पड़ोगे, और जब आप बायो में जाओगे तो फिजिक्स तो पूरी भूल जाओगे। तो होता क्या है, जैसे समझो संडे को अपना नीट का पेपर है, ठीक है, आप 3 दिन पहले बायो रिवाइज करके हटे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप बहुत पहले रिवाइज कर ली थे, 3 दिन पहले आपने बायो रिवाइज करके हटे हो, पता है 3 दिन पहले क्या आपको फील होगा कि सर बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो भूल ही गए, ठीक है ना। तो प्लीज इस तरीके से रिवाइज मत करना, एक एक सब्जेक्ट प्लीज रिवाइज मत करना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को लेके चलना, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना, ठीक है ना। डू नॉट, ठीक है ना, डू नॉट रिवाइज 1 सब्जेक्ट या ओनली 1 सब्जेक्ट, कोई एक ही सब्जेक्ट को एट अ टाइम, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं, ठीक है ना, ठीक है। रिवाइज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एट अ टाइम। जैसे कि सर मैंने क्या किया, मैंने सर सुबह फिजिक्स कर ली, शाम को केमिस्ट्री कर ली, या सुबह केमिस्ट्री कर ली, शाम को बायो कर ली, ठीक है, ऐसे करके करना। मैं तो कहता हूं तीनों कर लो एक साथ तो बहुत बढ़िया, लेकिन 2 करके चलोगे तो भी चलेगा प्लीज, लेकिन एक सब्जेक्ट मत करना, ठीक है। ये चीज, ये गलती मैं भी अपनी लाइफ में कर चुका हूं, भुगता हुआ हूं, बहुत सारे बच्चों ने भुगता हुआ है, तो इस चीज का ध्यान देना। दूसरा, कई बच्चों की ओएमआर शीट भरने की आदत नहीं होती, ठीक है, वो टेस्ट तो देते हैं लेकिन ओएमआर शीट बड़ी कैजुअल वे में भरते हैं। प्लीज ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से भरना, ठीक है ना। डोंट में क्या आएगा अपने पास, फिलिंग ओएमआर शीट कैजुअली। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी क्या होता है, अभी बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है सर नीट का एग्जाम तो है नहीं, तो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, उनमें तो सर ठीक है टेस्ट तो चलो बड़े अच्छे से देते हैं, लेकिन जब ओएमआर शीट भरते हैं तो बड़े कैजुअल बिहेवियर में भरते हैं कि अरे सर ये तो नीट का टेस्ट तो है ही नहीं, भाई साहब ऐ करोगे ना पेपर में ऐ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अच्छे से भरना है। तो देख बेटा, जो तू अभी टेस्ट में जैसी अपनी आदत डालेगा ना, वैसे तेरा नीट का टेस्ट भी जाने वाला है। तू कुछ उस दिन अलग नहीं करके आ जाएगा कि नहीं सर अभी मैं कुछ अलग करता हूं आजकल के टेस्टों में, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे अंदर कौन सी आत्मा जाग जाएगी, नीट का पेपर फोड़े आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। जैसा तू आजकल कर रहा है, हाँ उससे 10% 20% अच्छा कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि सर जैसा तू आज कर रहा है उससे भाई साहब एकदम एकदम 180 डिग्री तू चेंज करके आ जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से भरना है, ओएमआर शीट को कैजुअली नहीं भरना, डू नॉट, ओएमआर शीट को कैजुअली नहीं भरना है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, डोंट फिल ओएमआर शीट इन अ कैजुअल वे, ठीक है। ओएमआर शीट को कैजुअली तो बिल्कुल नहीं लेना भाई साहब कि हाँ, ठीक। तो ये कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, आप अपनी प्लीज एक स्ट्रेटेजी बना लेना एग्जाम की, ठीक है। जैसे कि मैं तो आपको वैसे सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा बायो पहले करो, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे, फिजिक्स तीसरे नंबर पे, ठीक है, वहां पे भी आप यही रखना, मेरी समझ से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन सर एक स्ट्रेटेजी मैं आपको और बताना चाहता हूं, ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आप प्लीज अपने टेस्ट में लगाना, ठीक है। वो क्या है सर, आप कभी भी टेस्ट को एक गो में मत देना, ठीक है ना, कभी भी आप टेस्ट को एक गो में मत देना। ये डोंट में भी लिख लो, डोंट कंप्लीट अ टेस्ट या डोंट गिव अ टेस्ट इन वन गो। वन गो का मतलब क्या है कि सर पहले पूरी बायो करी, फिर पूरी केमिस्ट्री करी, फिर पूरी फिजिक्स करी। ऐसे में कभी कभी क्या होता है,
अगर पेपर टफ आ गया, जैसे 2025 का पेपर आ गया, ठीक है, आप सभी को पता है सबके पास अलग अलग कीज आती हैं, ठीक है। मान लो जब आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि जब देखो यार इंसान है, ठीक है, वो फिजिकली भी थकता है, मेंटली भी थकता है। आपने केमिस्ट्री का पेपर भी दिया, आपने बायो भी लिखी, जब आप फिजिक्स तक पहुंचे तो आप थोड़ा मेंटली तो ड्रेन हो ही जाओगे, ठीक है। और आपकी की में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही फिजिक्स के क्या आ गए, टफ आ गए एकदम, ठीक है। और सर आप पहले केमिस्ट्री बायो पूरी करके आए हो, एकदम से स्टार्टिंग फिजिक्स वाले क्वेश्चन टफ आ गए, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम डीमोटिवेट हो जाओगे। फिर क्या होगा, आपसे आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं होंगे, और हो सकता है कि आप वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन, क्योंकि आपकी आदत तो पूरा पूरा पेपर करने की है कि सर पहले पूरी बायो करके आए हैं, फिर पूरी लाइन वाइज केमिस्ट्री करके आए हैं, फिर पूरी लाइन वाइज फिजिक्स करेंगे, तो पहले आप टफ क्वेश्चन में लटके रहो। हो सकता है कि आखिरी में आसान क्वेश्चन हो फिजिक्स में, एकदम एंड में आसान क्वेश्चन पढ़े हो, आप आसान क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, तब तक आपका टाइम ही खत्म हो गया, पेपर छूट गया आपका, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, क्या है बेस्ट तरीका। आप पेपर को कभी भी एक गो में कंप्लीट मत करो कि सर पहले पूरी बायो करनी है, फिर पूरी केमिस्ट्री करनी है, फिर पूरी फिजिक्स करनी है। प्लीज ये स्ट्रेटेजी अभी जो आपके टेस्ट होंगे उनमें प्लीज अपना के देखना। कम से कम पेपर को 2 बारी में करना है। 2 बारी में करना कैसे का मतलब, हाँ करेंगे इसी तरीके से कि सर पहले बायो करी, फिर केमिस्ट्री करी, फिर फिजिक्स करी। लेकिन करने का तरीका क्या सर, पहली बारी जैसे ही पेपर पकड़ा तो हम सभी को पता है कि सर हमारे कौन से चैप्टर्स बायो में स्ट्रांग है, तो सर सबसे पहले डायग्राम देख के पता चल जाता है सर ये किसका क्वेश्चन है, तो सर वो तो उससे पता चल ही जाएगा। ऊपर से जब आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको एक अंदर से आइडिया मिल जाता है ना अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले जितने भी इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चन है ना वो पहले अटेम्प्ट कर लो। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बनना ही नहीं, तो मतलब छुओ ही मत उसको। कई बच्चे क्या करते हैं सर, टफ क्वेश्चन पढ़ तो लिया, उनको थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी पता होता तो सब थोड़ा बहुत घिचर पिचर करते हैं, पेन चलाते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं उस क्वेश्चन में और फिर छोड़ देते हैं। टाइम ही वेस्ट किया ना आपने। इससे बेटर क्या है, आप क्या करो, आप इजी क्वेश्चन या इजी टू मीडियम, अगर आप 2 गो में पेपर करते हो तो आप इजी टू मीडियम क्या कर लो। मैं तो कहता हूं सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो, मीडियम वाले भी छोड़ो। इजी वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे बायो के, ठीक है ना, आप बायो कर लिया आपने, केमिस्ट्री में ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन कर लो, फिजिक्स में ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन कर लो। इससे क्या होगा कि अगर पेपर बहुत टफ भी आएगा ना तो जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे वो आप हर उसके कर ले जाओगे, ठीक है। इससे क्या होता है सर, इससे क्या होता है अगर पेपर बहुत टफ भी आ जाता है ना तब भी बच्चे क्या कर लेते हैं, एक टाइम को कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। समझ लग रही बात। वरना होता है क्या है कि सर टफ पेपर आ गया, आप क्या कर रहे हो, वैसे ही आपका जो पुरानी स्ट्रेटेजी सर पहले पूरी बायो करनी, केमिस्ट्री करनी, फिजिक्स करनी, इस तरीके से क्या होता है कभी पेपर छूट जाता है, इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो क्या आपने करना है, इजी क्वेश्चंस पहले सारे कर लेने हैं, फिर उसके बाद क्या करने, मीडियम टू टफ, ठीक है। दूसरी बार में आपने क्या करना है, मीडियम टू टफ अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली बात है जब दूसरी बार आप वापस से बायो पे जाओगे, वापस से बायो जाओगे, पहले बायो कर ली, केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स कर ली, फिर जब दूसरी बार आप बायो पे जाओगे तो आप देखोगे सर कौन से क्वेश्चन में सर थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रही थी, उसको देख लिया, वैसे केमिस्ट्री में तो फिर आपने वाले करने। तो इस तरीके से प्लीज 2 बारी में टेस्ट करना है, अटेम्प्ट अ टेस्ट, ठीक है, attempt a test in 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स में आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2 टाइम्स में आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। समझ लग रही बात, या बेस्ट तरीके से ऐसे लिख दो, लिख तो दिया ही है वैसे, ठीक है। 2 बारी में आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, प्लीज इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो यही है मेरे पास एग्जाम की स्ट्रेटेजी। प्लीज अटेम्प्ट टेस्ट को 2 बारी करना, एक बार में टेस्ट को अटेम्प्ट मत करना। अगर पेपर टफ आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा पेपर इजी आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन पेपर टफ आ जाता तो ऐसे। जितने भी बेटा टॉपर्स हैं वो कभी भी एक बारी में टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते, मेरे से लिखा के रख लो। हर टॉपर टेस्ट को कम से कम 2 बारी में अटेम्प्ट करता है, कई लोग तो 3 बारी में अटेम्प्ट करते हैं, पहली एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ठीक है। चलो
तो ये था अपने पास, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आखिरी चीज एक और कि सर नीट ब्रीफर आ रहा है, ठीक है, उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में, और अपने पास नितिन सर हैं और भी बाकी टीचर्स अपने पास केमिस्ट्री में, बायो में। अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हम लोग को जो 3 घंटे होंगे ना, उन 3 घंटों में ऐसा आपको निचोड़ देंगे ना भाई, इतना जबरदस्त निचोड़ देंगे कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट का कोई चैप्टर अगर थोड़ा बहुत वीक भी होगा ना, तो हम उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर की ऐसी तैयारी करवा देंगे कि भाई नीट का सवाल तो आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, ये गारंटी हमारी है, क्योंकि इन 3 घंटे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट एंड विद क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको हम लोग समझाने वाले हैं। जैसे मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, तो 3 घंटे में रे ऑप्टिक्स की मैं बस वही चीजें कराऊंगा जो पेपर में आ सकती हैं। फालतू चीजें नहीं कराऊंगा कि सर प्लेन मिरर में फालतू में बहुत सारी चीजें करा रहे, नहीं यार, क्यों कराऊंगा प्लेन मिरर जब आता ही नहीं उससे। समझ आ रही बात? तो हम लोग उन चीजों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं नीट ब्रीफर में, ठीक है, नीट ब्रीफर में हम लोग उन चीजों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं सर, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 3 घंटे का अपने पास रहेगा समय। उन 3 घंटे के अंदर हमने कॉन्सेप्ट भी करने हैं, ठीक है ना, और उन 3 घंटे में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर उनका थोड़ा बहुत भी कोई चैप्टर वीक है, तो प्लीज आपके लिए ये जो 3 घंटे है ना, मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए आप समझो एक तो सर रामबाण होने वाले हैं कि ये 3 घंटे अगर आपने उस चैप्टर के देख लिए, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि आप उस चैप्टर का सवाल पेपर में तो जरूर करके आओगे। ठीक, वरना आप खुद सोचो, अगर आप खुद से पेपर मतलब खुद से अगर आप पढ़ने जाओगे कोई चैप्टर को, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको नहीं पता कि सर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। लेकिन एक टीचर को हमेशा पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप आओ नीट ब्रीफर में, आओ, आपको कॉन्सेप्ट समझाना हमारी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना इंपॉर्टेंट हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आके देखो, मजा आने वाला आपको। ठीक है, तो वो चैप्टर्स जिनको भी ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है या किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप आओ, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट समझेंगे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही समझने वाले, फालतू की बात नहीं करेंगे यार, समय नहीं उतना अपने पास। ठीक है, तो फिर यहीं पे हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो बाय बाय टाटा और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नीट ब्रीफर सेशन में। लव यू ऑल।